यस बच्चों, सो इन दी सीरीज संभव बैच बेटा, जिसमें आपने चैप्टर 1 ऑलरेडी देख लिया है बेटा, और अगर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो चैप्टर 2 समझना मुश्किल होगा, तो प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो एंड प्लीज वॉच चैप्टर 1 वंस अगेन, सो दैट अल्टीमेटली आप चैप्टर 2 अंडरस्टैंड कर पाए. ओके, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम बेटा, लेट्स कंक्लूड इट लाइक दिस कि चैप्टर नंबर 2 एग्जैक्टली किस बारे में है. तो चैप्टर नंबर 2 मैक्सिमम जो हैंडवर्क मेरे को करना चाहिए बेटा वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है. तो चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ इंडिया बिटवीन 1950 टू 1990. सो इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 40 ईयर्स, जिसके बीच में इकोनॉमिक चेंजेस ऑब्वियसली इंडिया में आए होंगे बेटा, और उन इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में ये चैप्टर है बेटा. तो कौन कौन सी पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई, क्या क्या अडॉप्ट किया, किस किस में हम कितने सक्सेसफुल रहे, क्या हुआ, क्या बेटर रहा, क्या बेकार रहा, वो सब के बारे में है चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी in between 1950 to 1990. Apart from this, once you are done with this chapter, तो हम पढ़ने वाले इसके बाद LPG, और हम पढ़ने वाले इसके बाद क्या बेटा, HCF. सारे बच्चे इधर देखेंगे बेटा, हम पढ़ने वाले बेटा LPG, और हम पढ़ने वाले उसके बाद क्या मेरे बच्चे, HCF. लेट्स कम बैक टू दिस चैप्टर. तो 1950 के बीच में ऐसा क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी में, ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए. सो मेजरली ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ऑल्दो बिफोर गोइंग इनटू दोज 3 पार्ट्स, याद रखना 3 पार्ट्स में, बिफोर गोइंग इनटू दीज 3 पार्ट्स जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं बेटा, उससे पहले ये चैप्टर आपको बड़ी क्लैरिटी दे रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होते ही एक बढ़िया काम पे लग गई. मतलब इंडियन इकोनॉमी के जो मेन लोग हैं उन्होंने पहले इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया. अब ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इकोनॉमी को हम रन करने वाले हैं, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को हम चलाने वाले हैं, उसके लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे देयर आर 3 अवेलेबल इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी, देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी. सारी इकोनॉमी के अपने खुद के कुछ फीचर्स हैं. कैपिटलिस्ट प्राइवेट ऑनर इकोनॉमी है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है. ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा मॉडल है. सोशलिस्ट ऐसी इकोनॉमी है जो पुअर इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री सोशली सबके लिए काम करने की कोशिश करती है. और मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल है जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी कुछ इंडिपेंडेंस के साथ काम कर पा रहा है, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए, और आई वुड से सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है. तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कंक्लूड करते हुए कि लेट्स गो विद अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पीक टाइम है, फटाफट आगे बढ़ते हैं. जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को क्लैरिटी आई कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए गोल्स बनाना और प्लानिंग करना, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज डाल दिया है. गोल्स बनाना और उस कंट्री के लिए प्लान करना इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट किया. इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, और आई वुड से एक स्ट्रक्चर बनाया, इसका नाम है प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम फ्यूचर में नीति आयोग हुआ. ये इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिक प्रिपरेशन करी 1950 से 1990 के बीच में, राइट. प्लानिंग कमीशन में एक क्वेश्चन आता है 1 मार्कर बहुत अच्छा सा, कि एक्स प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बनाया गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये चैप्टर इन सब के बारे में नहीं था, ये इंट्रोडक्शन और बेसिक ऑफ द चैप्टर है, जिससे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. सो दैट मैं इसलिए आपको बता पाया, या इसलिए मैंने आपको बताया, सो दैट आई कैन एक्चुअली बिल्ड अप दिस चैप्टर. बेसिक इसका एक बार बिल्डअप कर ले, राइट. जैसे ये चैप्टर का बिल्ड हो जाता है, राइट आफ्टर दिस आई विल बी गोइंग टू 3 टॉपिक्स. तो मैं आ रहा हूँ चैप्टर के मेजर 3 टॉपिक्स पर, 3 अलग अलग एरियाज जिसको गवर्नमेंट ने टारगेट किया. 1 विच इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज एग्रीकल्चर. कौन सा सेक्टर बेटा हमारे लिए, एग्रीकल्चर. तो गवर्नमेंट ने प्राइमरली टारगेट किया बिजनेस नंबर 1 को, जिसका नाम है बेटा एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आए बड़े बड़े चेंजेस. सेक्टर नंबर 2 जिसको गवर्नमेंट ने सेकेंडरी प्रायोरिटी दिया, या मुझे लगता है अगेन उस पर भी काम किया, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. और सेक्टर नंबर 3 इंडियन गवर्नमेंट ने काम किया फॉरेन ट्रेड पर. किस पे काम किया बेटा, फॉरेन ट्रेड पर. तो ये 3 एरियाज में डिवाइड हुआ चैप्टर है बेटा. बेसिक से लेकर यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गेन कर ली है. अब एग्रीकल्चर में इंडियन गवर्नमेंट ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम किया. आई विल मूव फॉरवर्ड विद दिस मेरे बच्चों. तो कैसा इकोनॉमिक सिस्टम हमने ऑप्ट किया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड में से मिक्स्ड हमने ऑप्ट किया. इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को ऑप्ट किया, और उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग किया.
प्लानिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया बेटा। और प्लानिंग कमीशन में इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान बनाए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल से 1951 से 1956 तक चलाया गया। ये भी इंफॉर्मेशन है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, 1 मार्कर में आपको मिलेगी। राइट आफ्टर दिस इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्स बनाए, करेक्ट है। तो बिफोर गोइंग इनटू एग्रीकल्चर मैं गोल्स के बारे में शॉर्ट में बात कर लेता हूं। 4 अलग अलग गोल्स को आइडेंटिफाई किया, दैट इज ग्रोथ, देन वी हैव इक्विटी, देन वी हैव मॉडर्नाइजेशन एंड देन वी हैव सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ, इंडिया का जीडीपी ईयर बाय ईयर राइज करे, इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इंडिया अर्न कर पाए, दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड ग्रोथ। इक्विटी, इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इक्वल रहे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिल पाए, सबके साथ इक्वलिटी रहे। मॉडर्नाइजेशन, इंडिया अपने कन्वेंशनल मेथड्स को, ट्रेडिशनल टेक्निक्स को छोड़कर, कन्वेंशनल मेथड्स को और ट्रेडिशनल टेक्निक्स को छोड़कर ऐसे मेथड्स के लिए जाए जिससे हम मॉडर्नाइज हो जाएं, जिससे हम बेटर काम कर पाए। फोर्थ, सेल्फ रिलायंस, इंडिया ऐसे बिजनेसेस करे जहां पर इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बने, रादर देन इकोनॉमी जो बाहर से बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहा है। मोर ओवर चैप्टर में हमने क्या क्या समझा, इंडिया ने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को ऑप्ट किया, 1 टॉपिक। टॉपिक नंबर 2, इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया, जिसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसमें चेयरमैन को हमने अपना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को हमने अपना चेयरमैन बनाया, जिसमें हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए। 5 ईयर प्लान्स में 51 से 56 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया और 4 बड़े पॉपुलर गोल्स बनाए जिनके नाम है जेम्स। जेम्स में ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। ऑनेस्टली इसके बाद 3 सेक्टर्स आपको टारगेट करने हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको पहले दिया, दोबारा से एक बार आइडिया लेता हूं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। विल बी डेफिनेटली इन्वेस्टिंग आवर मच ऑफ द टाइम इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट 2 चीजें लेकर आए। आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दिस पार्ट मेरे बच्चों, सो दैट मैं और अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ बता पाऊँ। तो इक्विटी क्या है, सेल्फ रिलायंस क्या है, मैंने पढ़ाया। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट लेकर आए बेटा 2 बड़े चेंजेस, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट 2 बिग चेंजेस मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में। चैप्टर नंबर 1 में आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। उसके अलावा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल है, फार्मिंग अभी भी सब्सिस्टेंस नेचर का है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, कॉन्फ्लिक्ट्स है पेमेंट्स को लेकर टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी नंबर 1 एग्रीकल्चर के लेकर आया। एग्रीकल्चर में इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आया वो नेम मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं। सो देयर आर 2 नेम्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि पहले जो जमींदारों के हाथ में लैंड का चंगुल बना है उसको खींचते हैं, ट्राई करते हैं कि उनसे स्नैच करते हैं और रियल फार्मर्स और रियल ऑनर्स को, नीडी फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को वो लैंड देते हैं। दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। उसके अलावा गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा तो लेकर आए ग्रीन रेवोल्यूशन। सर पहले बताओ ना लैंड रिफॉर्म्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए क्या होता है बेटा, लैंड रिफॉर्म्स बोला रेफर्स टू चेंज इन ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स की ऑनरशिप को चेंज करना, जिसमें जितने भी इंटरमीडिएट्स काम कर रहे हैं उनको एबॉलिश करना। जितने भी इंटरमीडिएट्स काम कर रहे हैं उनको हमें क्या करना है बेटा, एबॉलिश करना है। जिसमें हमने क्या करना है मेरे बच्चों, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स करना है। और एट द सेम टाइम जैसे वो इंटरमीडिएट्स एबॉलिश होंगे तब हमको वो लैंड जो फार्मर्स के पास जाना चाहिए उनको दे पाएंगे और उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएंगे। लेकिन ये पॉलिसी अपने आप में बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं बन पाया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट ही रॉन्ग थी। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एनी सच जमींदार हु इज जस्ट जमींदार बट नॉट अ कल्टिवेटर, आई रिपीट, एनी सच जमींदार हु इज जस्ट जमींदार बट नॉट द कल्टिवेटर हैज टू सेक्रीफाइस और सरेंडर हिज पार्ट ऑफ लैंड। सबने कहा नहीं नहीं सर हम तो आज से जमींदार नहीं है, हम तो आज से कल्टिवेटर हैं। तो एबॉलिशन से वो लोग बच गए, मतलब उस पॉलिसी से वो लोग बच के बाहर निकले। इंडियन गवर्नमेंट ने विद द फेलियर ऑफ दिस पॉलिसी एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, दैट्स लैंड सीलिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा एनी दैट पर्टिकुलर फार्मर हु इज होल्डिंग दिस मच लैंड, एक यूनिट एक नंबर स्पेसिफाई किया गया, उतना लैंड वो रख सकता है, उसके अलावा सारा लैंड उसको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना होगा टू द गवर्नमेंट। लेकिन फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट केस कर दिया, कोर्ट में ये हियरिंग के लिए चला गया, जिससे फार्मर्स को बहुत, जमींदार को बहुत टाइम मिला। जैसे ही बहुत टाइम जमींदार को उसके लिए मिला, जमींदार ने सारी की सारी लैंड अपने फैमिली मेंबर्स में बांटकर इससे भी बचकर वो निकल गए।
तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स के दो अलग अलग पॉलिसीज, दैट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, और लैंड सीलिंग उतना हिट नहीं कर पाया, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एक और पॉलिसी लेकर आया, दैट्स ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा यार अगर हम लैंड होल्डिंग्स पे बहुत चेंजेस नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रोडक्टिविटी तो एनहांस करें। तो प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आया, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस अब तक जो इंडिया में मानी जाती है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर इंडिया को दो चार बड़ी पॉलिसीज में जाना चाहेगा तो जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन जो आपके सामने आया, एलपीजी जो 1991 में आया, और उससे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट ने यूज ऑफ HYV सीड्स और एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया, जिससे प्रोडक्टिविटी डे नाइट ओवरनाइट बहुत एनहांस हुई। इनफैक्ट नॉर्दर्न रीजन्स में फेज 1 में, सर ये फेज 1 क्या है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेजेस में आया, तो फेज 1 में नॉर्दर्न रीजन्स में प्रोडक्शन बढ़ा और फेज 2 तक आते आते पैन इंडिया, एंटायर इंडिया उसके कवरेज में आया। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन अनाउंस हुआ ना, फार्मर्स ने कहा ये पॉलिसी हम तभी तो ऑप्ट कर पाएंगे जब पैसा होगा। तो फार्मर्स को पैसा चाहिए ताकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट कर पाए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने विद द इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन अनाउंस किया, साथ में सब्सिडीज भी अनाउंस करी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेजेस में आया और साथ में लेकर आया फार्मर्स के लिए बहुत सारी क्या सब्सिडीज। अब सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारे फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करी, तभी वो पॉलिसीज को ऑप्ट कर पाए। जैसे पुअर फार्मर्स इनिशिएटिव को ले पाए, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडीज को। लेकिन कुछ लोगों ने सब्सिडी के अगेंस्ट बोला, जैसे गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कहीं और उसको इन्वेस्ट करें, जैसे पुअर स्मॉल फार्मर्स को उसका रियल बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, करेक्ट। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ वेरी फ्रूटफुल पॉलिसी। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हमने अटेन किया मार्केटेबल सरप्लस, प्रोडक्शन बढ़ाया भी और एक्स्ट्रा भी मिला हमको। हमने बेनिफिट दिया टू लो इनकम ग्रुप, बहुत सारे लो इनकम ग्रुप फार्मर्स को बेनिफिट दिया और हमको मिला बफर स्टॉक, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए बहुत सारा स्टॉक मिला। लेकिन इसी पॉलिसी के साथ कुछ रिस्क भी अटैक थे, जैसे रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। ये एक बड़ा रिस्क है। आप जब ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज को लेकर आते हो या बहुत सारे केमिकल्स को यूज करोगे तो पेस्ट का एक रिस्क रहेगा, और उसके साथ साथ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, रिच और रिच होंगे, पुअर और पुअर होंगे। जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन ओवर होता है, हमारे पास इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने के सेक्टर नंबर 2 आता है, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। वेयर एज इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट एक और बड़ी पॉलिसी लेकर आई। टू सेव योर टाइम मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा आपको। IPR 1956 सेक्टर नंबर 2 में IPR 1956, इंडियन गवर्नमेंट IPR 1956 लेकर आया, और इंडियन गवर्नमेंट का IPR 1956 बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को 3 स्केड्यूल में डिवाइड करता है। बहुत सिंपली, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी में। स्केड्यूल ए में all those important and crucial industries which will be taken up by public sector only, जिसमें काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगा। स्केड्यूल बी में all those such important industries जहां पर इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी बट विद दी कोलिएशन, है ना, पार्टनरशिप अनाउंस करके, पार्टनरशिप ऑफर करके प्राइवेट सेक्टर को, और रेस्ट इंडस्ट्रीज बची कुची स्केड्यूल सी में जाएगा। ये था आपका IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए एक और काम किया which is way more popular now, small scale industries। क्या नाम था बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे। सेक्टर नंबर 3 फॉरेन ट्रेड के बारे में आई जस्ट गेव यू वेरी सिंपल आइडिया अबाउट इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में इंडियन गवर्नमेंट ने जेन्युइनली टू प्रमोट दिस आइडिया कि किस तरीके से इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी काम करेगा, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दैट इज कि अगर आपको बाहर से इंपोर्ट करना ही है, मतलब इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी से कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है लेकिन फिर भी अगर आपको बाहर से इंपोर्ट करना ही है, जो मैं एनकरेज नहीं करता हूं पर्सनली, तो डिस्करेज करने के लिए मैं टैरिफ्स एंड कोटाज लगा दूंगा। टैरिफ्स मतलब आई विल बी पुटिंग अप मोर टैक्सेस, कोटाज मतलब देयर विल बी अ लिमिट कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड के लिए एक पॉलिसी बनाई। तो हमने इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में, विच इज अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर में, हमने क्या क्या पढ़ा। वी स्टार्टेड विद
कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम ऑप्ट करेंगे, दैट्स कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। हमने मिक्स्ड ऑप्ट किया। फिर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक प्लानिंग चूज किया। इकोनॉमिक प्लानिंग में प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम फ्यूचर में नीति आयोग हुआ। शॉर्ट में बता रहा हूँ चैप्टर आपको। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स बनाए और 4 कॉमन गोल्स पे काम किया, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, जेम्स के नाम से आपको याद रहेगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब के बाद 3 सेक्टर्स को टारगेट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर, देन वी हैव इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन वी हैव फॉरेन ट्रेड। बहुत सिंपल और क्रिस्प चैप्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट 2 पॉलिसी लेकर आया, लैंड रिफॉर्म्स जिसमें एबोलिएशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज रहा और लैंड सीलिंग रहा, करेक्ट बच्चों। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा मतलब लैंड रिफॉर्म्स के अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडीज में डिबेट रहा, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे रिस्क रहे, लेकिन एक सक्सेसफुल पॉलिसी बनी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आया आईपीआर, जो कि एक स्केड्यूल ए, बी और सी में बांटती है इंडस्ट्रीज को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और फॉरेन ट्रेड में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आया इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। विद दिस नोट वी आर एंडिंग अप विद चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। चैप्टर नंबर 3 के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं बच्चों, और चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज कर सकते हैं। In this way, we are recording all these chapters and providing you all these chapters in this such peak time of exam. Thank you so much.